घर में डोर पर खड़ी माही कंफ्यूज हो गई और यहां वहां देखते हुए धीरे से बुदबुदाई, अरे कहां चला गया वो आदमी? अभी तो यही था, अभी के अभी कहां चला गया? ये सोचते हुए माही कुछ कदम चलकर यहां वहां देखने लगी। घर से थोड़ी दूरी पर एक अंधेरी गली थी। माही उस गली की ओर देखते हुए बोली, ओह तो वहां छिपा हुआ है, अभी देखती हूं। सोचते हुए माही ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पीछे से आवाज सुनाई पड़ी, माही। यह आवाज सुनते ही माही घबरा गई और पीछे मुड़कर देखा तो मेन डोर पर वीर सिंह खड़ा हुआ था। वो भी घर के बाहर आते हुए बोला, कहां जा रही हो तुम इतनी रात को माही? तब माही ने उस अंधेरी गली की ओर देखते हुए जवाब दिया, कहीं जा नहीं रही थी भैया, वहां एक आदमी था, वो बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था, मैं तो बस। तब वीर सिंह माही को डांटते हुए बोला, तुम्हें इस तरह अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, पता है ना खतरा हो सकता है। अगर कोई था भी तो हम में से किसी को जगा दिया होता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें बाहर जाते देख लिया। अब चलो मेरे साथ घर में आओ। ये सुनकर माही दोबारा घर की ओर जाने लगी। जैसे एक बार फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे उस गली के बाहर परछाई नजर आई, लेकिन इस बार माही ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। माही सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोली, सॉरी भैया, मैं ध्यान रखूंगी, मैं चेतन के पास जा रही हूँ, आप सो जाइए। तब कमरे के दरवाजे पर खड़ा वीर सिंह माही को समझाते हुए बोला, देखो इस तरह अब दोबारा बाहर मत जाना। खूनी वधू ने पिताजी पर भी इसी तरह हमला किया था और मुझे तो शक है कि वो तुम्हें भी किसी तरह हमारे घर के रक्षा घेरे से बाहर ले जाना चाहती थी। अगर मैं समय पर ना आया होता तो तुम उसके जाल में फंस जाती। अब जाओ और ध्यान रखना। कहते हुए वीर सिंह अपने कमरे में चला गया और माही एक बार फिर छत पर पहुंच गई। जैसे उसने छत से गली की ओर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। तब वो लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, क्या सच में ये खूनी वधू थे? अगर ऐसा है तो थैंक गॉड भैया ने समय पर बचा लिया मुझे। ये सोचकर माही दोबारा छत पर स्थित उसी कमरे में लौट आई जहां चेतन आंखें बंद करके लेटा हुआ अतीत को देखने की कोशिश कर रहा था। इस बार भी चेतन को अतीत के उन सारे दृश्यों तक पहुंचने में काफी देर लगी, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी शक्ति पर काबू पाना सीख रहा था। काफी देर की मशक्कत के बाद जैसे ही चेतन ने स्वप्न लेखा के उस आईने को याद किया तो ठीक पहले की तरह चेतन इस बार भी अंधेरे से होता हुआ पुराने समय के किसी गांव में पहुंच गया। ये जगह दिखने में ठीक वैसी ही थी जहां स्वप्न लेखा का घर था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि बड़े घर की जगह अब एक छोटे झोपड़े ने ले ली थी। घास फूस की बनी छत और कमजोर खिड़की दरवाजे। चेतन उस झोपड़ी को देखकर और फिर आसपास देखते हुए मन ही मन बोला, ये जगह तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ये वही जगह है जहां स्वप्न लेखा का घर था। मुझे याद है यहाँ कई सारे घर थे, बाकी घर कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ यही घर शेष रह गया है। वो आसपास देखते हुए मन ही मन विचार कर रहा था कि तभी उस घर से दो औरतों के बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। चेतन मुख्य दरवाजे को छोड़कर घर के पीछे वाले हिस्से में चला आया और वहां स्थित एक छोटी सी खिड़की के सहारे घर के भीतर देखने की कोशिश करने लगा। जैसे उसने घर के भीतर देखा तो पाया कि सामने की दीवार पर वही आईना टंगा हुआ था जिसमें आखिरी बार स्वप्न लेखा की आत्मा समा गई थी। चेतन उस आईने को देखकर मन ही मन बड़बड़ाया, क्या ये तो वही आईना है जिसमें स्वप्न लेखा की आत्मा कैद हो गई? पर ये यहाँ कैसे? आखिर किसका घर है ये? चेतन ये सोच ही रहा था कि तभी एक लड़की उस आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और कुछ पल बस खुद को देखती ही रही। चेतन उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। चेतन ने मन ही मन खुद से बात करते हुए कहा, मैं इस तरह छिपकर क्यों देख रहा हूं? कोई मुझे देख नहीं सकता, ये सिर्फ एक याद है। चेतन भागते हुए मुख्य दरवाजे पर पहुंचा और उस दरवाजे से अंदर चला गया। तभी उसने देखा एक महिला चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। चेतन उसे नहीं पहचानता था। वो उसे देखते हुए बोला, ये महिला कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और वो लड़की, वो कहाँ गई? चेतन ये सोच ही रहा था कि तभी दूसरे कमरे से आवाज सुनाई पड़ी, माँ हमारा मन नहीं मान रहा, हम ये काम नहीं करना चाहते। ये सुनते ही वो औरत दूसरे कमरे के बंद दरवाजे के पास जाकर मायूसी और डर से भरी आवाज में बोली, तो बेटा अब हम क्या करेंगे? वो बड़े लोग हैं, अगर उनकी बात ना मानी तो वो हमें मार डालेंगे। चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो बड़बड़ाते हुए बोला, आखिर कौन है वो लोग जिनसे ये दोनों महिलाएं डरी हुई हैं? जैसे ही चेतन ने यह कहा तो अचानक ही वो क्षण रुक गया और चेतन दरवाजे से बाहर की ओर खींचा चला जाने लगा। घर के बाहर होते ही चेतन की आंखों के सामने अंधकार छा गया और अगले ही पल
वो एक सड़क पर खड़ा था जहां से 3 लोग चले आ रहे थे। एक आदमी आगे और 2 उसके पीछे चल रहे थे। तभी वो आगे चलता आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, और कितनी दूर है उस लड़की का घर? तभी पीछे चलते एक आदमी ने जवाब देते हुए कहा, छोटे मालिक, बस पास में ही है, लेकिन फिर सोच लीजिए, वो लड़की साथ आने से मना कर चुकी है, कहती है वो अब ये काम नहीं करेगी। तब आगे चलता आदमी बड़े जी रसूख से बोला, खामोश, ऐसी कई अड़ियल लड़कियों को हम पहले भी सबक सिखा चुके हैं। हम मोहित हो गए हैं उसकी सुंदरता पर, और फिर वो जो दाम बोलेगी हम उसे दे देंगे। तब दूसरा आदमी बोला, पर मालिक, अगर वो तब भी ना मानी तो? तब वो आगे चलता आदमी हंसते हुए बोला, मानेगी क्यों नहीं, आबरू का सौदा करना यही तो उसका पेशा है, और यदि फिर भी ना मानी तो जबरदस्ती उसे उठाकर ले जाएंगे। उस आदमी की बात सुन चेतन पूरा मामला समझ चुका था। वो ये बातें सुनते ही मन ही मन बोला, ओह, तो इसका मतलब वो लड़की लावण्या दादी जी थी, मतलब दद्दा जी और हर्षवर्धन भी आसपास ही होंगे। जैसे ही चेतन ने अरुणोदय और हर्षवर्धन के बारे में सोचा, एक बार फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और अगले ही पल में वो सड़क किनारे खड़े अरुणोदय और हर्षवर्धन के सामने जा पहुंचा। अब तक सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और अंधेरा छाने लगा था। उन दोनों को देख चेतन मन ही मन बोला, इसका मतलब अगर मैं सही हूं तो ये वही समय है जब वो बूढ़ी महिला जागरानी देवी यहाँ आकर इनसे मदद मांगने वाली होगी। मुझे तुरंत जाकर देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। कहते हुए चेतन पास ही स्थित लावण्या के घर की ओर भागा। जब तक चेतन घर पहुंचा तो घर के बाहर से ही लावण्या के किसी से बहस करने की आवाज सुनाई पड़ गई थी। जैसे ही चेतन घर के करीब पहुंचा तो पाया वो बड़ा आदमी घर के बाहर खड़ा था और उसके दोनों सेवक घर के अंदर थे। चेतन अंदर पहुंचा तो पाया लावण्या उन दोनों से बहस कर रही थी। तभी पहला आदमी बोला, देख लड़की, सीधी तरह मान जा, मालिक तेरा इंतजार कर रहे हैं, चुपचाप आज रात के लिए उनके साथ चल। तब लावण्या तुरंत ही उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने वो काम छोड़ दिया है, तब मजबूरी थी, अब नहीं। तभी दूसरा आदमी बोला, सोच ले, मालिक तुझे मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। इसके जवाब में लावण्या उस पर चिल्लाकर बोली, नहीं चाहिए मुझे एक पैसा भी, कह दो अपने मालिक से मैंने कोई मर्जी से ये काम नहीं चुना था। एक बार की गई गलती मैं दोबारा नहीं दोहराने वाली, चले जाओ यहां से। इतना सुनना था कि तभी घर के बाहर खड़ा वो आदमी अंदर चला आया और लावण्या को हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ले जाने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते हुए वो जोर से चिल्लाया, एक बार हमारी नजर जिस वस्तु पर पड़ गई वो हमारी हुई, समझी लड़की। जैसे लावण्या की मां ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन दोनों आदमियों ने उसे पकड़ लिया। दोनों माँ बेटी रोती गिड़गिड़ाती रही। अचानक इसी झूमा झटकी में लावण्या ने दीवार से वो आईना उतारा और सीधा उस आदमी के सिर पर मारते हुए बोली, धूर्त पुरुष, मैं कोई वस्तु नहीं जिसे जब तू चाहे उठा ले जाए। उस आदमी के सिर से खून बहने लगा। वो अपने माथे पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मुझ पर हमला करे। अब तो तुझे मैंने अपनी हवेली की दासी ना बनाया तो मैं भी इस नगर का सेठ नहीं। कहते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ लावण्या को मारा, जिसके चलते वो दूर जा गिरी। चेतन ये पूरी घटना वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था, लेकिन वो पूरी तरह मजबूर था। तभी अचानक उस सेठ ने लावण्या के बालों को पकड़ा और उसे घसीटने की कोशिश करने लगा, लेकिन लावण्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से उसका हाथ मरोड़ने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाया, छोड़ छोड़ मुझे। कहते हुए वो पास खड़े अपने आदमी से बोला, अरे मुंह क्या देख रहे हो, छोड़ो उस बुढ़िया को और मेरा हाथ छुड़ाओ इससे। मालिक का आदेश पाते ही जैसे वो आदमी आगे आया तो लावण्या ने बिना उसकी ओर देखे एक घुमाकर मुक्का मारा तो वो आदमी दूर जा गिरा। तब सभी लोग चौंक गए और आश्चर्य से लावण्या को देखने लगे। तभी अचानक ही एक जोर की आंधी आई, जिसके कारण पूरे घर के खिड़की दरवाजे खड़खड़ाने लगे। तभी अचानक लावण्या उठी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। अचानक ही घर के दरवाजे बंद हो गए। पूरे माहौल में रात रानी की खुशबू फैल गई और लावण्या जोर से बदली सी आवाज में हंसने लगी। चेतन भी वो दृश्य देखकर अचानक चौंक गया। एकाएक लावण्या उस आदमी को गर्दन पकड़कर उठाते हुए बोली, मैं जानती हूँ
तुझे क्या चाहिए? तेरी मनोकामना अभी पूरी किए देती हूँ। वैसे भी सालों से कोई शिकार नहीं किया। कहते हुए वो उस सेठ को उठाकर कमरे में ले गई और दरवाजे बंद हो गए। काफी देर तक उस आदमी के साथ ही दरवाजा पीटते रहे, लेकिन जब दरवाजा खुला तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वो किसी खौफनाक नजारे से कम नहीं था। सेठ की लाश पलंग पर पड़ी हुई थी, जो पूरी तरह से सफेद हो गई थी, मानो उसके शरीर का बूंद बूंद रक्त निकल गया हो। और लावण्या दरवाजे के पास शांत बैठी हुई उस लाश को देख रही थी। अपने सेठ को मरा देख वो दोनों आदमी घर से बाहर निकले। तभी उनमें से एक आदमी बोला, इस डायन ने हमारे सेठ को मार डाला, अब पूरा नगर यहाँ आएगा, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे डायन। लावण्या की माँ वहां हतप्रद खड़ी ये सब देख रही थी। तभी लावण्या रोते हुए घबराकर बोली, माँ ये मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानती ये कैसे हो गया, अब क्या होगा माँ? तब लावण्या की माँ उसे गले लगाते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि गांव के लोग यहाँ पहुंचे हमें यहाँ से निकलना होगा। चेतन उन दोनों को बात करते हुए सुन रहा था। वो मन ही मन खुद से बात करते हुए बोला, ओह, तो इस तरह खूनी वधू ने लावण्या दादी पर कब्जा कर लिया, लेकिन शायद वो पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है। पर एक मिनट, अब तक तो दत्ता जी और हर्षवर्धन को यहाँ आ जाना चाहिए था, वो कहाँ है? जैसे ही चेतन ने उन दोनों के बारे में सोचा तो वो उन्हीं के पास पहुंच गया। वो दोनों अपनी बैलगाड़ी तैयार कर वहां से निकलने ही वाले थे। एकाएक अरुणोदय दोनों बैलों को गाड़ी में हाँकते हुए हर्षवर्धन से बोला, सब कुछ ठीक से बांध दिया है ना? क्योंकि अब हमें चलना चाहिए, अभी निकलेंगे तो कुछ घंटों में घर पहुंच जाएंगे। तब हर्षवर्धन बोला, हाँ अरुण, चलो सब ठीक है। अरुणोदय गाड़ी हाँकते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वो लावण्या के घर के सामने पहुंचा तो वहां एक महिला ने उन दोनों का रास्ता रोकते हुए हांफती हुई आवाज में कहा, भैया हमारी मदद कीजिए, मेरी सहेली और उसकी बेटी तकलीफ में है, उन्हें बचाकर यहाँ से दूर ले जाइए। कुछ लोग मेरी सहेली की बेटी को उठाने आए थे, लेकिन अपनी जान बचाते हुए उन्होंने उस आदमी को मार दिया। वो यहाँ का सेठ था, इससे पहले कि गांव वाले उन्हें मार डाले, आप इन्हें ले जाइए। कहते हुए तुरंत माँ बेटी को आवाज लगाते हुए कहा, सुकांता जी, लावण्या जल्दी आओ। कहते हुए उसने उन दोनों को हर्षवर्धन के साथ पीछे गाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही चेतन ने उस दूसरी महिला को देखा तो वो चौंकते हुए बोला, ओह, ये वही बूढ़ी महिला जागरानी देवी है। अरुणोदय और हर्ष उन दोनों को किस तरह बचा पाएंगे, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।